हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे साथ हैं श्रेया, जो कि इन्होंने इस बार EFO क्रैक किया है और इन्होंने अभी अपना UG कंप्लीट किया MPKV राहुरी से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। तो वेलकम करेंगे श्रेया आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही EFO क्रैक किया। तो थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए, और आपको कौन सा बैंक मिला है और आपका टोटल स्कोर कितना था मेंस में, और टोटल फाइनल स्कोर कितना था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेया रमेश कर्डक। मैं महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना UG एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में डॉक्टर नासाहेब शिंदे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MPKV राहुरी से पूरा किया है। और मैं 2023 में पास आउट हुई हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और अभी मुझे जो बैंक अलॉट हुआ है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और जो मेरा कंबाइंड स्कोर था वो 62.47 था। अच्छा, ये और मेंस में कितना था? मेंस में 47.66 था और इंटरव्यू में 14.81 था सर। इंटरव्यू में मतलब कम थे। 47 आपने मेंस में बताया? हाँ सर। 47 तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मुझे आपके मेंस की स्ट्रेटजी जाननी है, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ है, और EFO के मेंस के पेपर में इंजीनियरिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। तो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे, हाँ, एक इस बार भी एक ही आया था, तो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे बेसिक कहाँ से पढ़े, आपने कैसे क्लियर किया, कौन कौन से बुक्स रेफ़र किए, फाउंडेशन कहाँ से बिल्ड किया? जो होता है ना सर कि MCR में जो टॉपिक्स दिए होते हैं उनका वेटेज होता है, उतने ही मार्क्स आते हैं। वैसे AFO में नहीं होता। टॉपिक्स मतलब मेजर सब्जेक्ट होते हैं, माइनर सब्जेक्ट होते हैं, तो वो कोई भी टॉपिक स्किप कर सकते, कोई भी टॉपिक ले सकते, कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन डाल सकते। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते AFO के पेपर। तो हमें सभी पढ़ना होता है, मेजर सब्जेक्ट प्लस माइनर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम एग्रीकल्चर, जो एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये छोड़ देंगे, क्योंकि कभी भी उन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें सभी करना होता है, बहुत डीपली स्टडी करना होता है। और ऐसा होता है कि आप मिनिमम सोर्सेस रखिए और उसी को मैक्सिमम रिवीजन दीजिए, तो ये बहुत फायदा करता है। उसी के साथ साथ आप एक ही बेस बुक रखिए, और अगर आप कुछ टेलीग्राम सेशन वगैरह कर रहे हो तो आप वो सोर्सेस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फो मिल रही है आपको, तो आप बस बुक पे नोट डाउन कर लीजिए, और स्टिकी नोट्स। और ऐसा भी होता है ना कि हमें कुछ याद नहीं होती चीजें, वो सबके साथ ही होता है। तो ऐसा नहीं है हमें पेपर MCQs बेस्ट सॉल्व करना है तो रिटर्न पेपर में याद करने की जरूरत पड़ती है। हमने पढ़ा होता है फिर भी हमें याद आ जाता है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, आपकी याद नहीं हो पा रहा ऐसे वैसे। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार भी 2-3 गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन आए थे, जैसे कि PM कुसुम पे आया था और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो सभी स्कीम जैसे मुद्रा, मत्स्य संपदा, PM किसान, ये सब स्कीम्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है, स्टेट गवर्नमेंट, पूरा सब्सिडी का पैटर्न भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनमें सब्सिडी का पैटर्न अलग होता है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन, तो वो भी सब याद रखना है आपको अच्छे से। और कौन सी स्कीम किसके रिलेटेड है ये सब याद करना है। और उसी के साथ साथ अभी जैसे मेन मतलब हमारा प्रीलिम्स 30 दिसंबर को था, तो हमारी मेंस होती है जो 28 जनवरी को होती है। तो हम रिजल्ट जो लगता है वो 16 जनवरी को लगा था इस बार। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा नहीं सोच सकते कि रिजल्ट लगेगा प्रीलिम्स का फिर बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम बच जाता है, 10 से 12 दिन, उसमें कुछ नहीं होता। तो आप 30 दिसंबर को मेंस हुई, आप 31 दिसंबर ब्रेक ले लीजिए पूरा दिन, और 1 जनवरी से आप फिर से पूरी अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फिर आपको 25 से 26 दिन बहुत अच्छे दिन मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं उतने दिनों में। उसी के साथ साथ आप टेस्ट भी दीजिए और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए आप, फिर मतलब हो जाता है सब करके इतने में। ओके, ग्रेट। अच्छा, ठीक है, तो ये अपने पूरी स्ट्रेटजी आपने एक साथ ही बता दी। तो हम बारी बारी से आगे बढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछना है, क्योंकि आपने समझ लो कि पूरा अपना आपका UG भी कंप्लीट किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, उसके साथ साथ BSc AG का भी पूरा पार्ट पढ़ा हुआ है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं आपके। तो आपने ये डिसाइड कर लिया था पहले से कि मुझे EFO में जाना है? कब डिसाइड किया आपने? मैंने 3rd ईयर में मतलब समझा था मुझे ये ऐसी कुछ पोस्ट होती है। अच्छा। फिर तभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी कैसा होता है कुछ। फिर क्योंकि कोचिंग मतलब क्लासेस भी लगा सकते हैं, पर बाद में एग्जाम होती है कॉलेज में, तो सब शेड्यूल कोलैप्स हो जाता है, तो कर नहीं पाते। तो आप डिग्री खत्म होने के तुरंत बाद ही कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, तो फिर बहुत अच्छे से मतलब
पूरा टाइम भी दे पा रही थी और मतलब हो रहा था अच्छे। तो अच्छा, आप वैसा कर सकते। बात करेंगे प्री के बारे में। थर्ड ईयर में आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके बाद जब फोर्थ ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद आपने शुरू किया पढ़ना। तो 6 महीने आप मतलब 6 महीने ही रहते हैं मुझे लगता है मेंस का नोटिफिकेशन आने में कॉलेज के बाद। तो मैं बस Yes, sir. यही समझना चाहता हूँ कि आपने पूरे सारे सब्जेक्ट 6 महीने में रिवीजन कैसे किया, और एक ही सब्जेक्ट के बारे में बताइए। एग्रोनॉमी वगैरह कैसे आपने फिर बेसिक्स कहाँ से कंप्लीट किए। एंटोपैथो एकदम न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, हॉर्टिकल्चर सबसे Yes, न्यू sir. है, एग्रोनॉमी न्यू है, सॉइल साइंस न्यू है, एनिमल हस्बेंड्री न्यू है। तो बेसिक्स कहाँ से आपने इसको नोट्स कहाँ से बनाए, बेसिक कहाँ से क्लियर किए? अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड हो जाता है फिर पढ़ना, क्योंकि बस कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ये इम्पोर्टेंट है वहां पे। क्योंकि कोई भी बुक की वैसी लैंग्वेज एग्जाम में नहीं आती है, अंडरस्टैंडिंग से ही पेपर सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए मतलब आप बस कंसेप्ट को समझ लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए और रीड कीजिए बस। तो जैसे कॉलेज आपका हुआ तब सिर्फ नोटिफिकेशन आने तक आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया था कि रिवीजन शुरू कर दिया था एक बार पढ़ के? मैं बस तब लेक्चर करती थी एग्रीकल्चर के, और थोड़ा रीड करती थी, रिवीजन नहीं करती थी ज्यादा। बस अच्छा, रीडिंग और लेक्चर से हो जाता है। और नोटिफिकेशन और आने, हाँ बताओ। नोटिफिकेशन तो अगस्त में आया था शायद। पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसओ का साथ में ही आ गया था नोटिफिकेशन, इस बार बहुत जल्दी आया था। तो मतलब मैंने पहले से ही शुरू की थी पढ़ाई, तो फिर उतना कुछ ये नहीं हुआ बर्डन की आ गया नोटिफिकेशन तो ऐसे। और प्री आपने कैसे स्टार्ट किया? शुरू से इसके साथ में लेके चल रहे थे प्री के लिए कि बाद में उसको लास्ट में देखा? नहीं सर, प्री और मेंस मैंने दोनों साथ में ही किए। अच्छा। तो प्रीलिम्स में ये इम्पोर्टेंट होता है कि प्रैक्टिस मैटर बहुत करती है, आपका स्पीड, और एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करेंगे। सही। तो मतलब अभी जैसे कि क्वांट सब्जेक्ट ले लिया हमने, तो उसके में जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल, और जो नंबर सीरीज और डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें 50% तो सिलेबस डेटा इंटरप्रिटेशन ही आ जाता है। ये सब टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कीजिए। मतलब ये टॉपिक्स क्या, 500 प्लस तो एक एक टॉपिक के सम सॉल्व कीजिए। और उसके बाद मतलब जो कमर्शियल के जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि एवरेज, एजेस, कंसिस्टेंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब, इनमें से ये सब करने की ज्यादा जरूरत नहीं। इनमें से आप 3-4 टॉपिक चुन लीजिए जो आपको इजी लगते हैं और उस पे फोकस कीजिए। तो इतना सब करके भी मतलब 20 अटेम्प्ट किए आपने क्वांट के एग्जाम में, तो ये भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट हो जाते हैं, कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है। हम इंग्लिश की बात ले तो इंग्लिश के लिए मैंने बस इंग्लिश ड्राइव के टेस्ट सॉल्व किए थे और एनालिसिस किया था। बाकी मैं दिन में बस आधा से 1 घंटा इंग्लिश को देती थी। मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा था इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देती थी। बाकी मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग और अदर रीडिंग भी कुछ नहीं किया इंग्लिश के लिए, बस टेस्ट और एनालिसिस किया है। और एलआर का सेक्शन हो गया, तो एलआर में जैसे जो सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक, तो इनको आप अच्छे से पहले पढ़ ले, और इनके भी आप 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक एक टॉपिक के। मतलब आपके जो लॉजिक्स है वो डेवलप हो जाते हैं, और एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये सॉल्व मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे सॉल्व होता है। तो आपको क्वेश्चन दिखता है तो आपका तुरंत ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है मतलब। और इसमें जो मेन पॉइंट होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये इन दोनों टॉपिक्स का वेटेज 50% के करीब होता है। तो ये दोनों टॉपिक्स के भी 500 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि 2 वेरिएबल के पजल होते हैं, 3 वेरिएबल के पजल होते हैं, तो इन पे भी ज्यादा फोकस कीजिए। तो मेरे एग्जाम में 2-3 पजल मेरे बैठ गए थे, तो इसीलिए उसका भी बहुत फायदा हो गया एग्जाम में। और मैंने पूरे प्री में 92 अटेम्प्ट्स किए थे, और मेरा प्री का स्कोर 57 आ गया था, और कट ऑफ 36 का लगा था। ग्रेट। तो श्रेया एक बार फिर से मेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्री का तो मान लो आपने बताया कि इंग्लिश अच्छा था वगैरह था, आपने बहुत सारे अच्छे खासे प्रैक्टिस की रीजनिंग और क्वांट दोनों के लिए। तो मेंस का पूछना चाहेंगे, जैसे आपने शुरू किया पढ़ाई और शुरुआत में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ध्यान दिया, तो मॉक वगैरह लगाती थी उस समय पे, आप टेस्ट देते थे? नहीं, तो टेस्ट वगैरह नहीं देती थी, मैंने टेस्ट बस जनवरी में टेस्ट दिए। अच्छा, प्री होने के बाद ही दिया आपने? मेंस के टेस्ट मैंने बस जनवरी में दिए। बाकी दिसंबर में मैंने
पूरे प्रीलिम्स पे ही फोकस किया था। अच्छा। 10-12 दिसंबर से प्रीलिम्स ही स्टार्ट किया था पूरा। वही मुझे पूछना था कि कितने मार्क्स आते थे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में सब्जेक्ट पूरा नहीं हाँ था, तो बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं और उनका मार्क्स आता नहीं है, फिर वो घबरा जाते हैं कि मुझसे होगा नहीं। नहीं, जो मार्क्स आते हैं ना, आप मार्क्स पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो पेपर ये मतलब कोचिंग हो, कोई भी और आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, उनका पेपर सेट करने का तरीका और जो मेन एग्जाम आईबीपीएस जो पेपर सेट करता है, वो बहुत बहुत मतलब अलग होता डिफरेंस तो है। होता ही है। तो आप ये स्कोर पे मत ध्यान दीजिए, बस आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ऑनेस्टली और आप एनालिसिस कीजिए प्रॉपरली, उससे अच्छे से हो जाएगा आपका ऐसे। तो आपने मेजर कैसे सेलेक्ट किया आपके कि ये मेरा स्ट्रांग, आपको मतलब कि जैसे आपने शुरू किया पढ़ाई तो कैसा लगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लग रहा था बीएससी एजी का पढ़ते टाइम? बीएससी मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट पूरा अच्छा नहीं, मैंने हम्म सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े थे। जैसे जो मेन सब्जेक्ट है अभी हम्म लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल हस्बेंड्री, हम्म जो सॉइल साइंस है वो अच्छा करना है। उसके साथ साथ एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स होते हैं मेजर वो क्रॉप्स, हम्म साथ में एग्रोनॉमी के क्रॉप्स, और जो सीड साइंस पोर्शन होता है उस पे हमेशा हम्म हम्म क्वेश्चंस आते हैं, तो हम्म वो क्वेश्चन वो एक पार्ट करना है। स्वाइन हस्बेंड्री पोर्शन होता है उस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो करना है। और जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं तो वो मतलब आप उन पे मतलब ज्यादा डीपली फोकस मत कीजिए, पर आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ के रखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो आप उनको टैकल कर सकते हैं। थोड़ा भी नॉलेज हो आपको तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो आपने शुरुआत में बताया था कि आपका 47 मार्क्स आए हैं। यस ये सर। बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब कि इंटरव्यू में थोड़े से ख़राब रह गए 14 के करीब, तो उसका कुछ हाँ, क्या क्या गड़बड़ी हुई थी, कुछ पता है आपको इंटरव्यू में ख़राब क्यों हो गया मार्क्स? इंटरव्यू में सर मतलब मेरे 2 से 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे, तब मेरे बने नहीं थे, अच्छा तो अच्छा। इसके कारण भी हो सकता है। और मतलब उन्होंने मतलब वो क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका, और जो वो सॉइल साइंस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे तब, अच्छा अच्छा। मतलब सॉइल मतलब जो हेड ऑफ द पैनल थे, तो हम्म वो शायद उनकी स्पेशलाइजेशन सॉइल साइंस में हुआ था, तो वो सॉइल साइंस पे ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे। और जो बैंकिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक बेसिक टर्म्स, तो हम्म वो उन पे भी ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो बैंकिंग के 2-3 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, शायद इसके कारण हो सकता है। हम्म। और शायद। जो मेरा जो इंटरव्यू का 1 मार्च को था, तो थोड़ा पता नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस होंगे वगैरह, अच्छा बाकियों अच्छा। को थोड़ा सा पता चल जाता है कि ऐसे हम्म। पैनल है मेंबर्स कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वगैरह, इसीलिए। ओके, मतलब कि आपका पूरा सिलेक्शन मेंस के ही मार्क्स पे डिपेंड था, उन्होंने मेंस के ही, मेंस ने ही आपका फाइनल सिलेक्शन कराया है, मेंस का स्कोर ने शायद, क्योंकि मेंस में अच्छा हो तो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कम आगे पीछे चल फिर जाता। हो जाता है। ओके ग्रेट श्रेया। तो इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहें उसके बाद हम इन कर देंगे इसको। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मतलब अपना 100% उसमें दीजिए। फिर हो सिलेक्शन हो ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने हाँ पूरा दिया। फिर हम्म फिर भी नहीं, ठीक है, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट भी मतलब अच्छे से दे दोगे। हम्म। इतना कंसिस्टेंसी और डेडिकेटेड रहिए बस, मतलब कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो उस। ओके ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच श्रेया, और बहुत बहुत बधाई फिर से आपको और आपका। थैंक यू सर। ठीक है, इसको एंड करते हैं। ओके बाय। यस।